लास्ट क्लास में बात हुई थी, एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक सैंपल था और उसके बारे में क्या बताया था, क्या दिया था? एक सैंपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट दे रखा है 2.21 ग्राम। इसको इग्नाइट किया गया, मतलब हीटअप किया गया, हीट किया गया टू कांस्टेंट वेट 1.152 ग्राम। इसका मतलब तब तक हीट कर रहे हैं जब तक वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, है ना। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर पूछ रहे हैं, इसका मतलब उस मिक्सचर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है और कितना आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, अगर रिएक्शन पता होगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं। रिएक्शन इसकी ये है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये बना लेगा CaO प्लस CO2, और जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो ये बना लेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, अब ये जो CO2 है ये तो उड़ जाएगी, CO2 गैस है तो ये तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या रेजिड्यू में? इन्होंने बोला है बाद में इग्नाइट करते हैं, कब तक? जब तक एक कांस्टेंट वेट मिल जाता है 1.152, मतलब अब CO2 निकलना बंद हो जाती है, एक कांस्टेंट वेट मिल जाता है। तो वो कांस्टेंट वेट किसका किसका होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। इसका मतलब इस सैंपल से जो टोटल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है, उसका मास कितना दे रखा है? उसका मास है 1.152 ग्राम। इतनी बात सबको समझ आ रही है ऑनलाइन? और ये सैंपल है आपका 2.21 ग्राम का। अगर मान लीजिए कि ये x ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2.21 माइनस x ग्राम हो जाएगा। अगर टोटल सैंपल 2.21 है और उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम होता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? जितना टोटल उसमें से x कर दें तो दूसरी वाली चीज निकल आएगी। क्लियर है बात इतनी? बोलिए ओके। अब ये चीज भी देख लो कि अगर मोल का रेशियो हम लोग देखें इसमें, तो मोल का रेशियो भी सेम सा ही दिखाई दे रहा है। अगर ये 1 मोल है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। अगर ये भी 1 मोल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन रहा है? 1 मोल ही बन रहा है ना। यानी कि मोलर रेशियो भी चारों के सेम है, चारों के मोलर रेशियो क्या है? सेम है। अगर मोल देखें हम लोग तो चारों के क्या हो गए? सेम हो गए। अब देखते हैं हम लोग की कितना कितना मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर उस दोनों से निकालेंगे ऑक्साइड। दिया हुआ है ना, इग्नाइट किया, इग्नाइटेड का मतलब पूरा हीट कर दिया, जो गैस है वो उड़ जाएगी, जो गैस बनेगी वो उड़ जाएगी, रेजिड्यू बचेगा, रेजिड्यू का मतलब होता है जो सॉलिड बचेगा। तो सॉलिड में केवल कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बचेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं जरा क्वेश्चन को आगे, ये लाइन नोट कर लीजिए फिर आगे अप्रोच करें। ये लाइन नोट हो गई दोनों?
हो गया। अब देखो, हमने जो लाइन लिखी उसमें लिखा कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर रहे हैं, CaO बन रहा है और क्या बन रहा है, CO2। अगर ये 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है, 1 मोल का मास कितना होता है, अगर मास ले तो मोलर मास हो जाता है। तो ये 100 ग्राम है, इसका मोलर मास निकालते तो 100 आता है। ये अगर 100 ग्राम है और इसका मोलर मास अगर निकालोगे तो आएगा 40 + 16 56। यानी कि अगर ये 100 ग्राम है तो ये कितना मिलेगा आपका, 56 ग्राम। ये 100 ग्राम है तो ये कितना मिलेगा, 56 ग्राम। बट इसको हमने कितना लिया है, x ग्राम। अगर ये x ग्राम है तो कितना मिलेगा, 56/100 मल्टीप्लाइड बाई x। इसका मतलब इस सैंपल से कैल्शियम ऑक्साइड इतना मिलने वाला है। दूसरे सैंपल से मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको देख लो मैग्नीशियम कार्बोनेट को, ये 1 मोल है तो ये भी कितना है, 1 मोल है। इसका मतलब जो मोलर मास होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो उतने ग्राम से इतना ग्राम मिलेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकाल लो, 24 + 12 + 48 कितना बनेगा, 60 84 बन जाएगा। तो 84 ग्राम अगर ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट तो ये कितना मिलेगा, 24 + 16 कितना, 40 ग्राम। ठीक है। अब ये कितना था अपना, MgCO3 को हमने माना था 2.21 माइनस है। तो इसका मतलब अगर 2.21 माइनस x ग्राम लेते हो तो इससे मिलेगा 40/84। ठीक है। तो ये इतना मैग्नीशियम क्लोराइड का मास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का। और इन दोनों का एडक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना है। तो दोनों को ऐड करेंगे, 1.152 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू से अपना आंसर आ जाएगा। और क्या कंपोजिशन पूछा है, मतलब कौन कितना है, नहीं कितना कितना ग्राम है। हाँ, तो ये हो गया आपका 56/100, 56x/100 ये हो गया ना। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 40/84 मल्टीप्लाइड बाई 2.21 माइनस x। ये इसको काट लो तो ये कितना बन जाएगा, 5/6 बन रहा है ना, 5/6 बन गया। और ये कितना बनेगा, ये 0.56 बन जाएगा अगर बनाओ। इज इक्वल टू कितना ले लें हम लोग, 1.152। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इसको लेते हो 0.56x ले लिया, ये 5/6 है तो 5 का मल्टीप्लाई, 6 का डिवीजन, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 5x/6। और ये बन जाएगा आपका प्लस में 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2.21, है ना, इज इक्वल टू 1.15। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। CaCO3 का तो मोलर मास ही तो लिया हमने, हाँ 100 ग्राम मोलर मास ही तो। सॉल्व कर लेंगे अब इसको। हम्म,
6 एलसीएम बना लेंगे, फिर उसके एक्स के टर्म्स में आ जाएगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो CaCO3 आ जाएगा और फिर MgCO3 भी आ जाएगा। 2.21 में से माइनस कर देंगे। ऑनलाइन समझ में आ गई बात? हम्म हम्म कहाँ 21 है? कहाँ पे? 40/84, हाँ। अच्छा, ये मैंने 12 कर दिया गलती से। ओके, ये 21 हो रहा है, तो ये फिर यहीं तक होगा ना। 10 तक ही होगा ना, 10/21। ये इक्वेशन अपने इस हिसाब से गलत है। अब सॉल्व कर लेंगे। हम्म चलिए, एक दो छोटी छोटी चीजें और रह गई है, उनको करा देते हैं, तो चैप्टर आपका हो जाए खत्म। ये चैप्टर आपका पूरा मास, मोल, ग्राम, मॉलिक्यूल, एटम, इन सब के ऊपर ही घूम रहा है ना। नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, फिर उसी में बता दिया छोटा सा सिग्निफिकेंट फिगर। फिर मैथ्स में आपको जो राउंडिंग ऑफ बताते हैं वो भी है इसमें, राउंड ऑफ किसी फिगर को कैसे करते हैं। डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको एक प्लस कर देते हैं, अगर 4 3 2 है तो वही रखते हैं नंबर। ऐसी छोटी छोटी मैथ्स वाली चीजें। चलिए, एक थ्योरी रह गई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मालूम हमें इसके सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं डाल्टन ने क्या बोल दिया था। वैसे मालूम तो अपने को सारे ही पॉइंट्स है ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम है वो है आपका इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल एटम को माना था किसने? डाल्टन ने। आज के केस में ये सही नहीं है, लेकिन डाल्टन ने मान लिया था कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम, है ना। दूसरी चीज डाल्टन की थ्योरी में बताई गई कि अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो उसका साइज, शेप, ये सब क्या होगा? सेम होगा। इफ atoms of same element, then its size, shape will be same। यानी कि उसके एटम का रेडियस, उसका शेप, सब कुछ क्या होगा? सेम होगा, अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो। और अगर डिफरेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अगले पॉइंट में ये बोल दिया, इफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देन इट्स मास भी अलग हो जाता है। देन इट्स मास, साइज, शेप will be different।
सेम एलिमेंट के हैं तो मास साइज शेप सब सेम होगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन in a fixed mass ratio, can combine in a fixed mass ratio and form compound फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड। हो गए, फोर्थ पॉइंट हो गए। कभी कभी जेई मेंस में ये जो पॉइंट्स हैं इनको दे करके किसी एक में नॉट लगा देंगे और आपसे पूछेंगे, 4 स्टेटमेंट दे दिए, किसी एक में बीच में नॉट लगा दिया और बोलेंगे कौन सा इनकरेक्ट है, या 3 में नॉट लगा देंगे, एक में पूछ लेंगे कौन सा करेक्ट है ना। तो क्या लॉ है, कौन कौन से उनके पॉइंट्स थे, ये सारे हमको पता होने चाहिए। हो गया, नोट हो गया। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस को बोला है इन्होंने कि एटम्स जो होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होने लगता है, फिर से ऑर्गेनाइज होके। कोई भी रिएक्शन जैसे आप देख लो, मान लो N2 + 3H2 गैस बनाता है 2NH3, तो आप इसमें बोलोगे पहले N2 अकेले था, हाइड्रोजन अकेले था, दोनों ने कंबाइन किया, रीऑर्गेनाइजेशन बनाया और नया ऑर्गेनाइजेशन क्या तैयार कर दिया, अमोनिया गैस। ठीक है, ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। इसको कौन सी गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन। दोनों ऑर्गेनाइज हुए, पहले नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, फिर रिएक्शन के बाद क्या बन गई, अमोनिया। तो बोलते हैं रिएक्शन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा बातें नहीं बोली थी, 2-4 ही बात बोली थी। बोला था स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो आपका एटम है, केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था इनकी, उसका क्या था, इंडिविजिबल पार्टिकल, है ना। थ्योरी ऑफ इंडिविजिबिलिटी की बात करी थी इन्होंने, एटम की इंडिविजिबिलिटी, प्राइम पॉइंट यही था। चलिए लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, क्या क्या लिमिटेशंस हमको देखने को मिली। लिमिटेशंस की बात करो अगर, तो लिमिटेशंस में 2-4 बातें कर लेते हैं हम लोग। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या थी, जैसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि जो हम लोगों ने गैसियस वॉल्यूम की बात करी थी ना, जो गैलोसॉक लॉ में करी थी, उसके बारे में इन्होंने कंपाउंड के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं वो बताया,
केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो बताई, लेकिन गैसेस के बारे में नहीं बताया कुछ, है ना। तो गैसेस के रिएक्शन या उनके वॉल्यूम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इनकी थ्योरी ने। इनकी थ्योरी में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड बनेंगे। तो जो केमिकल बॉन्ड है वो किस तरीके के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। बॉन्ड जो बनते हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे हम लोग बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार में आप लोग बोलते हो कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं और उनके मासेस सेम होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं और उनके मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इन्होंने तो क्या बोला था, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट का है तो उसके मासेस क्या होंगे, अलग होंगे। अरे डिफरेंट के अलग होंगे इन्होंने बताया था, लेकिन जो आइसोबार खोजा गया, आइसोबार में क्या था, मासेस सेम होते हैं ना डिफरेंट एलिमेंट से। एग्जांपल में ले लो, हम लोगों ने लिया था 1H3 और 2He3। अब ये हाइड्रोजन का एटम है और ये किसका है, हीलियम का है। एलिमेंट अलग हो गया लेकिन मासेस क्या है, 3 हो गए, तो मासेस सेम हो गए। जबकि इनकी थ्योरी कहती थी कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो मासेस भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगले नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है। चलिए अब हो गया, नोट हो गया सबका। अब कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं, मैटर पे आ जाते हैं। शुरू की चीजें नहीं कराई थी ना, आपको बोला था बाद में कराएंगे क्योंकि आपने तो पहले से पढ़ा हुआ है, पर फिर भी एक बार कर लेते हैं। मैटर की बात हुई थी, क्या होता है मैटर बताइए जरा सा। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, है ना। और एक और इसमें कर सकते हैं, फेल्ट बाई एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको पता लगा सकते हैं, किसी एक से, किसी दो से, सेंस ऑर्गन से सेंस होता है ये, है ना। इस मैटर का अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करो, मैटर का अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करो, फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग कर दें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको सॉलिड, लिक्विड
और गैस में क्लासिफाई कर सकते, सॉलिड लिक्विड और गैस में क्लासिफाई कर सकते फिजिकल क्लासिफाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। सॉलिड लिक्विड और गैस में कर सकते हैं। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो सबसे पहले आता है मैटर में प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है आपका इम्प्योर मिक्सचर, है ना। प्योर बोल दो और क्या बोल दो, मिक्सचर बोल दो। केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो आप बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में कैटेगरी आ जाएगी किस किस की, प्योर सब्सटेंस आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, इम्प्योर, या उसी को कह सकते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और उसी को क्या कह सकते हैं, मिक्सचर। एग्जाम्पल से समझेंगे इन चीजों को। प्योर में दो तरीके से है, एक को बोलते हो एलिमेंट और दूसरे को बोलते हो, प्योर में दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही किस में आते हैं, प्योर में। मिक्सचर की अगर बात करोगे तो मिक्सचर में दो तरीके से बात करेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोजेनस। ठीक है। कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई करेंगे। एलिमेंट तीन तरीके के देखने को मिलते हैं अपने को, एलिमेंट में तीन कैटेगरी मिलेगी, एक को बोलते हैं मेटल, दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल। नीचे बोर्ड दिखाई दे रहा है, विजिबल है ऑनलाइन। एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो तीन तरीके से कर सकते हैं, मेटल बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, और मेटेलॉइड, तीन कैटेगरी। एलिमेंट में तीन कैटेगरी है, मेटल, नॉन मेटल और तीसरी कौन सी है, मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटल। मैटर था कोई भी वो चीज जो क्या होती है, आपकी स्पेस ऑक्युपाई करेगी, उसमें मास होगा, वॉल्यूम होगा और किसी भी सेंस ऑर्गन से आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर बोलें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे होता है, उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बेसिक कुछ चीजें आप जानते हैं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिजिड होते हैं सॉलिड, है ना, और शेप, साइज ये सब चेंज नहीं होता है अगर कंटेनर चेंज करो तो। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा, है ना। और फ्लूइडिटी का स्पेशल क्वालिटी होती है इसमें, फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लूइड की तरह बहना, है ना। तो लिक्विड और गैसेस में फ्लूइडिटी की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद अगर बात करो आप गैसेस की, तो गैसेस में बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस। काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी कम होती है ना। तो ये सब चीजें हैं आपकी गैसेस में। जिस आप कंटेनर में रखोगे उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, है ना।
लिक्विड की अगर बात करो तो लिक्विड उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, लिक्विड उसका शेप अटेन कर लेता है ना। और लेकिन गैस की अगर बात करोगे नहीं तो गैस उड़ जाएगी, अगर क्लोज कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि लिक्विड को भी अगर खुले में रखोगे तो लिक्विड धीरे धीरे, अगर उसको टेम्परेचर मिल गया तो धीरे धीरे वेपराइज होके वो भी कम होने लगेगा। एक बकेट में पानी रख दीजिए, उसका वॉल्यूम मास सब कैलकुलेट कर लीजिए, खुला रख दीजिए 20 दिन 25 दिन, थोड़े टाइम बाद उसको कैलकुलेट कीजिए तो उसका वॉल्यूम और मास कम हो जाएगा, है ना। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम बीच में जाके उसमें आधा लीटर पानी डालेंगे, ठीक है। तो अपने आप वेपराइजेशन से कम होता रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात, अपनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, केमिकल से मतलब है। केमिकल में दो तरीके के सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया गया है, एक को बोलते हो प्योर, दूसरे को बोलते हो इम्प्योर। अगर एक ही सब्सटेंस है, अगर एक ही आपका मटेरियल है तो उसको बोलोगे प्योर। जैसे सेम मटेरियल है तो उसको क्या बोलोगे, प्योर। प्योर में अगर आप देखो तो प्योर में आप ऐसे भी कह सकते हो, प्योर अगर हमने बोला सिल्वर का सैंपल है, किसका सैंपल है, प्योर सिल्वर का, तो उसमें केवल सिल्वर के एटम, एजी के ही एटम दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला कि प्योर वाटर का सैंपल है, तो प्योर वाटर में H2O के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, एटम की बात नहीं करेंगे, क्या होगा, H2O के मॉलिक्यूल, ओनली H2O मॉलिक्यूल। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब है एक ही तरीके का सब्सटेंस होगा, उसमें दूसरा सब्सटेंस नहीं है। दूसरे सब्सटेंस का मतलब है प्योर आपका एलिमेंट भी हो सकता है और प्योर आपका कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे सिल्वर का सैंपल बोला हमने तो ये क्या है, ये प्योर एलिमेंट का एग्जाम्पल है। और हमने बोला प्योर वाटर तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया, मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट हेडिंग डाल लीजिए जरा प्योर में, एलिमेंट, एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। दैट कैन नॉट बी broken down into simpler substance, or you can say other substance, या यही लो, हाँ ये भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर ये हमारे पास गोल्ड का सैंपल है, कौन सा एलिमेंट ले लिया हमने, गोल्ड ले लिया, ठीक है। तो अब इस सैंपल को और किसी और में नहीं आप ब्रेक कर सकते। अब ऐसा नहीं कि गोल्ड के एटम को तोड़ करके आप सिल्वर का एटम बना दीजिए, ये सिंपलेस्ट पार्ट है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सबके सब सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ सेम पार्टिकल्स होंगे। और दूसरी बात क्या है, इसको किसी दूसरे सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये भी लिखते हैं इट कंटेन्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इट कंटेन्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल। It is in the form of atom और मॉलिक्यूल। एलिमेंट एटम के फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे
हम बोले हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट बोला तो हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में होता है? H2 के फॉर्म। तो इसका मतलब एलिमेंट आपका एटम के फॉर्म में भी मिल सकता है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मिल सकता है। ये मॉलिक्यूल फॉर्मेट है। एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में मिल सकता है आपका? पहला पॉइंट याद रखेंगे, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरीके का पार्टिकल है। जैसे H2 है तो H2 में H2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर हमने बोला गोल्ड का सैंपल तो उसमें क्या होंगे? AU के ही एटम होंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, है ना। एलिमेंट को किस में कैटेगराइज किया है हमने? 3 तरीके से कैटेगराइज किया ना एलिमेंट को। मेटल है, और क्या है? नॉन मेटल है, और दूसरा क्या है आपका? तीसरा मेटल। मेटल होंगे, मेटल में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं 8th क्लास में या किसी क्लास में आपने पढ़ी होंगी, 10th में भी शायद, है ना। 10th में है मेटल नॉन मेटल। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सब लोग समझते हैं इन प्रॉपर्टीज को। ऑनलाइन हार्ड, लश्रस, साउंड प्रोड्यूस करता है सोनरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जनरली सॉलिड होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मरकरी इसका एक्सेप्शन है। मरकरी किस फॉर्म में होता है? ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं उनमें स्पेशल हार्ड होंगे, स्पेशल तरीके की शाइन होगी। अगर उसको हीट किया जाए तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का क्या मतलब होता है? हाँ, उनसे वायर बनाए जा सकते हैं ना, कॉपर का वायर, ये सब वायर यूज होते हैं ना वायरिंग में। और क्या होता है? मैल्लेबिलिटी, अगर थिक शीट्स में कन्वर्ट हो सकती है, पतली शीट्स बन जाती है उनकी, है ना। एल्युमिनियम की पतली पतली शीट्स बनती हैं, गोल्ड की पतली शीट्स बनती हैं, मेटल की पतली शीट्स बनती है ना। नॉन मेटल की अगर बात करो तो नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं, कुछ नॉन मेटल सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस भी है ना। जैसे ब्रोमीन जो है वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्मेट में होता है। फिर उसके बाद इसमें ये डक्टाइल और मेलेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी तो होंगी नहीं, है ना। हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, बट कोई कोई हो सकते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन का जो डायमंड होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। जबकि कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। कार्बन का एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट होता है, वो सॉफ्ट होता है ना। वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमंड जो होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। डायमंड कार्बन का फॉर्मेट है, एक नॉन मेटल है, लेकिन क्या है? हार्ड। हाँ, वो भी हार्ड होगा। और क्या क्या होगा इसमें? शाइन नहीं होगी, मेलेबिलिटी नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, चमक नहीं होगी, है ना। डल होते हैं, शाइन वगैरह नहीं होती, डल से होते हैं। हाँ? सोनरस भी नहीं होंगे, ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और
थॉन्डरस नहीं हो। मेटेलॉइड ऐसे होते हैं, नॉन मेटल में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है। सल्फर, कार्बन, ये सब नॉन मेटल की कैटेगरी। हाइड्रोजन को भी नॉन मेटल है। मेटेलॉइड में कुछ कह सकते हैं इंटरमीडिएट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होगी, मतलब कुछ मेटल से मिलती जुलती होगी, कुछ क्या होगी, नॉन। हाँ, मेटेलॉइड में एग्जांपल अगर ले लें, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गए, ये सब मेटेलॉइड है। आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या है आपके, मेटल। तो एलिमेंट कर लिया आपने। बोरॉन आई थिंक नॉन मेटल। एस, आर्सेनिक, एस इज आर्सेनिक, मेटलॉइड है। हो गया, ये पार्ट हो गया एलिमेंट वाला। कंपाउंड पे आ जाएं। ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं क्या? जी इज जर्मेनियम, जी इज जर्मेनियम, जीए इज गैलियम। गैलियम को कोई गैलियम नहीं बोलेगा, कई लोग बोलते हैं गैलियम, गैलियम है ना। जीए इज गैलियम, जी इज जर्मेनियम, एसआई इज सिलिकॉन, एएस इज आर्सेनिक। धीरे धीरे इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद करने, आपके काम की ये सब चीजें हैं। धीरे धीरे इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर लेने हैं। ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया? ये तो अपना 10th का था, 10th के सिलेबस का था ना, ये तो एलिमेंट और ये पढ़ा था ना, पढ़ा है। एलॉय भी था 10th में, एलॉय पढ़े थे 10th में। पढ़ा तो है, तुम लोगों ने बोलते नहीं हो, बस तेज हो तुम लोग, ऐसी बात नहीं। क्या कर रहे तुम लोग? ऑटोग्राफ। अरे कुछ सेलिब्रिटी वगैरह बन जाओ, फिर दो ऑटोग्राफ। अभी से तो आप शौक पूरे कर रहे हो। चलो कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड देखो क्या है, दो एलिमेंट मिल जाए, टू एलिमेंट और मोर देन टू एलिमेंट, टू एलिमेंट और मोर देन टू एलिमेंट, वैष्णवी, कंबाइंड इन फिक्स्ड मास रेशियो। कल से बात हो रही है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हुई थी। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यही बताया गया था, है ना। कंपाउंड क्या है, दो या दो से एलिमेंट से मिलके बना होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होगा। फिक्स्ड, हाँ, फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइंड होता है, तो क्या बनाता है, कंपाउंड। कंपाउंड चेंज हो जाएगा, लेकिन कल एक्सेप्शन भी देखा था हम। H2O है तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन का मास हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। कंपाउंड भी चेंज। केमिस्ट्री कहती है कि एक कंपाउंड एक रेशियो, रेशियो बदलोगे तो कंपाउंड क्या होगा, चेंज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक पर्सन एक फिंगरप्रिंट, बोलते नहीं, मतलब होता है एक पर्सन एक फिंगरप्रिंट। सारे इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या
वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम ऐसे लेंगे नहीं ना, मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं, वॉल्यूम मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं ना। क्या टाइम हो रहा है, जाइए, सर से बात कर लिए। एटम मॉलिक्यूल जल्दी से बता दीजिए क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। मॉलिक्यूल देखो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है विच कैन एग्जिस्ट फ्री। मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस जो होता है ना वो फ्री होता है, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस क्या होता है, फ्री होता है। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलोगे तो H2, नाइट्रोजन का बोलोगे तो N2, वाटर का बोलोगे तो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का बोलोगे तो CO2। ये मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। एटम के बारे में अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कैन और कैन नॉट। कुछ ऐसे हैं जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे बोला जाता है कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके जो एटम होते हैं ना ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। फ्री क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दूसरे से रिएक्टिविटी बहुत कम है, लो रिएक्टिविटी, नोबल गैस, नोबल बोल सकते हैं, हाँ नोबल। कार्बन के एटम कह सकते हैं, उनमें तो अकेले ही पड़े। एल्युमिनियम तो पाया जाता है कंपाउंड फॉर्म में। तो एटम क्या है, एटम वो स्पीसीज है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और फ्री एग्जिस्ट। जाओ जल्दी जाओ, नेचर में कैसे प्रेजेंट है, हाँ? फोन से बात कर लेना, अभी ये चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है, आप बोलोगे अलग से बात कर लेना जो भी। हो ही गया अब आपका, बस आपको अब बताना है मिक्सचर, मिक्सचर बता दे जल्दी से। हम्म, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्यों, तो कल संडे तो है ही, इसीलिए तो कल संडे है इसलिए ज्यादा पढ़ना चाहिए। देखो सिल्वर गोल्ड का सैंपल है तो अकेले अकेले है, ये एटम है ना। अब कोई और का सैंपल हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इन सब में किस फॉर्मेट में आ गया, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। मिक्सचर की बात कर लो, मिक्सचर वर्ड तो समझते हैं ना, दो कंपाउंड को मिक्स कर रहे हैं, दो एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं। मिक्सचर कैन बी ऑफ टू कंपाउंड्स और टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट का भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एयर की, तो एयर क्या होता है, एक मिक्सचर है, लेकिन ये किस तरीके का है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गई,
क्या बोल रहे थे आप? एयर कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब कौन कौन समझता है? बताइए, एक्सप्लेन करिए। अच्छा, और कोई? है, हमने टिंडल तो पूछा ही नहीं। अभी हम जो पूछे वही बताइए। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन का क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो होमोजेनस का वर्ड का मतलब क्या हो गया आपका? कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करके शरबत बना लिया आपने। अब इसको छोटे छोटे ग्लासेस में आपने रख लिया, 10 ग्लासेस में रख दिया मान लो आपने, ठीक है। और 10 का टेस्ट और कंपोजिशन वगैरह चेक किया, सब कुछ सेम है सबका, है ना। तो क्या बोलोगे कि इस पूरे सोल्यूशन का थ्रू आउट कंपोजिशन क्या है? सेम है। भाई हमने इस सोल्यूशन को, पूरे सोल्यूशन को 10 पार्ट में हमने ब्रेक किया, फिर 10 पार्ट को हमने चेक किया, तो सब कुछ कंपोजिशन, टेक्सचर, कलर, सब कुछ अगर सेम आता है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये कैसा सोल्यूशन है? होमोजेनियस सोल्यूशन। ठीक है। हेट्रोजेनस में क्या होता है? डिफरेंट हो जाएगा। अगर हेट्रोजेनस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? कंपोजिशन डिफरेंट मिलेगा आपको। हेट्रोजेनस का एग्जांपल कौन बताएगा ऑनलाइन में? कोई बताए ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे कहाँ हैं? शिरा बताइए हेट्रोजेनस का एग्जांपल। वो तो होगा, ऑयल एंड वाटर बोल रही हैं ये। सैंड एंड वाटर, सैंड को वाटर में कितना भी मिक्स करो वो होमोजेनिसिटी से नहीं मिक्स। सैंड एंड वाटर अच्छा एग्जांपल होता है। कितना भी मिक्स कर लो, आप 10 पार्ट में अगर करोगे तो उसको, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें पानी ज्यादा होगा, नीचे वाले पार्ट में क्या होगा? सैंड ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि सैंड हैवी है, वो मिक्स नहीं होता वाटर के साथ उस तरीके से। शुगर और सॉल्ट, हाँ ये बन सकता है, शुगर सॉल्ट बन सकता है। ऑयल और चाय हो जाएगा, हेट्रोजेनस ही होगा। कहाँ ही मिक्स होगा, लेकिन ऐसे कैसे सोच रहे हो? थोड़ा अलग सोच रहे हो, थोड़ा अलग सोच रहे हो, ठीक है, नॉट बैड। अब देखो आपका चैप्टर हो चुका है, क्या हो चुका है? डन डन आर डन डन, ठीक है। अब चैप्टर में आपके क्या रहता, क्या है, सुन लो मेरी बात सुन लो। चैप्टर में आपके एक तो रह रहा है कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूनिट क्या होती है ना। टेम्परेचर अगर कन्वर्जन करना है, टेम्परेचर कन्वर्ट करने हैं तो कन्वर्जन के लिए कौन कौन सी डिफरेंट यूनिट होती है? जैसे फ़ारेनहाइट होता है, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन है, F-32/9 इज इक्वल टू C/5।
अगर केल्विन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, K माइनस 273/5। अलग टेम्परेचर की एक यूनिट है फ़ारेनहाइट, एक है डिग्री सेंटीग्रेड, एक है केल्विन। इन दोनों तीनों को अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? 0.15 होता है एग्जैक्ट तो। डिवाइड बाई 5 तो हो गई। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है K माइनस 273, या अगर केल्विन में निकालना है डिग्री केल्विन में तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये सिखाया जाता है ना आपको। एग्जैक्ट 273.15 होता है। अपने कैलकुलेशन की इजी रखने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 270। नहीं, हमने तो बस फार्मूला बताया आपको। निकालेंगे हम थोड़ी, हम नहीं निकाले। अब आपको एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है। सुन पा रहे हैं सब लोग? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोलूंगी। अब इस चैप्टर में आपका कुछ रहता है यूनिट से रिलेटेड, कौन सी आपकी एसआई यूनिट है और कौन सा आपका वो है, क्या है, सब्सिडियरी यूनिट है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीजें है ना। तो ये सब चीजें अभी जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, फिजिक्स पढ़ोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन में ये पढ़ोगे, कन्वर्जन पढ़ोगे, इसलिए वो कन्वर्जन मैंने छोड़ दिया। अगर आपको फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो है ना, पर वो फिजिक्स में पढ़ने वाले हो आप, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलो चलो, अब हम लोग करेंगे चैप्टर के एंड पे, क्या करेंगे चैप्टर के एंड पे, प्यारे 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 क्या करते हैं हम लोग, PYQ ऑफ जेई। चलिए 2-3 क्वेश्चन तो बनता ही है। चैप्टर 1 करेंगे नहीं, करना तो पड़ेगा ही। अभी 15 मिनट में पूरे चैप्टर के कैसे करोगे, शैतान बच्चे। चलिए प्यारे से सवाल पे आते हैं। होमवर्क नहीं है बेटा, अभी करेंगे क्लास में। होमवर्क क्या होता है, होमवर्क करके आते नहीं है, ये बोल रहे जो घर पे करते हैं। होमवर्क मैं जब देती हूँ आपको तो आप होमवर्क करते नहीं हो। चलो हाँ, होमवर्क भी दे देंगे और अभी करेंगे भी। चलिए बोर्ड पे देखिए। अब आपस में कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो मैं, चलो 2025 में आया हुआ ताजा ताजा क्वेश्चन है, ताजा ताजा कर लेते हैं। 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, इसका 0.01 मोल की बात कर रहे हैं, कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 10% है। ऑन कंप्लीट कंबशन
अगर इसको पूरा जला देते हो, अगर इसको पूरा जला देते हो कंप्लीट कंबशन पे, ये प्रोड्यूस करता है 0.9 ग्राम H2O। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको गर्म करने पे, पूरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पे वो 0.9 ग्राम H2O प्रोड्यूस करता है। और उसके मोल हमने कितने लिए? 0.01 मोल। तो आपसे पूछ रहे हैं ये जो X है इसका मोलर मास निकालिए। X का क्या निकालना है? मोलर मास। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है, वो बेसिक चीज आपको सिखा देते हैं। क्या बेसिक है? क्वेश्चन नोट हो गया? ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इसको आपने किसकी प्रेजेंस में जलाया है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा जलाया जाता है, कंबशन होता है, तो ये क्या बनाएगा? वाटर बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा? वाटर। इसका मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हाइड्रोजन होगा, टोटल जितना भी हाइड्रोजन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा किसमें? वाटर में कन्वर्ट होगा। वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर में। अब हमने बोला इसको हमने कितना लिया? 0.01 मोल ले रखा है। और वाटर कितना है आपका? वाटर कितना मिला है हमको? 0.9 ग्राम मिला है ना। यानी अगर हम वाटर के मोल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहां से बताओ वाटर के मोल कितने आएंगे? गिवन मास बाई मोलर मास कर दें। वाटर के मोल निकालने के लिए GM/mm कर दें, तो ये कितने आ जाएंगे आपके? 1/20 मोल आ जाएंगे इसके वाटर के। वाटर के मोल कितने आ गए? 1/20। ठीक है, अब मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस तरीके से, इस तरीके से है, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो इसका मतलब इसके अगर 1 मोल होंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन के कितना होगा? Y मोल एटम होगा क्या हाइड्रोजन का? बोलो, हाइड्रोजन का Y मोल एटम ही तो होगा। Y मोल एटम होगा अगर इसका 1 मोल लोगे तो। ठीक है, हमने इसका कितना मोल लिया है? 0.01 मोल। यानी कि हाइड्रोजन कितनी होगी इसमें? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई Y मोल एटम होगा। यही बोला है ना हमने, कितने मोल एटम होंगे इसके। क्लियर है बात? अगर अब इसका मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मास, इसका अगर मास निकालते हो तो क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा आपका, गिवन मास निकालना चाह रहे हैं हम लोग GM, तो मास आ जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं ना, तो मास आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाई Y मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा आपका? 1। मास अगर 1 ले लो तो यानी इतने ग्राम आ जाएगा ये। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? और इन्होंने पहली लाइन में क्या बोला था? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या बोला था? उसमें हाइड्रोजन कितनी है? 10% है। यानी कि अगर मान लो कंपाउंड लेते 0.01 मोल
तो उसमें हाइड्रोजन होती 0.01 वाई मोल एटम, लेकिन वो उसकी कितनी है, बोला है पूरी की पूरी नहीं है, कितना है ये, केवल कितनी है, 10% है, तो 10% निकाल लेंगे। हाइड्रोजन जो होगा वो कितना होगा, पूरे मोलर मास का कितना होगा, 10%। 10% जानते हैं ना, 10/100 कर देंगे। अब आप बोलोगे इसमें मोलर मास भी नहीं पता और वाई भी नहीं पता है, हमको मोलर मास भी नहीं पता है और वाई भी नहीं मालूम है, तो कैसे करें, तो हमें मोल की जगह लेना पड़ेगा 1/20। थोड़ा सा टीडीएस है ये तो। क्या ले रखा है इन्होंने, मोल तो सही निकल गया अपने, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2O इज दिस, ठीक है, डबल कर दिया। देखो ऐसे नहीं निकलेगा ये, कौन बोल रहा है होमवर्क कर लें। मोल ऑफ H2O आ गए 120, 1/20, और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज है कितना, 10%, है ना। इसका मतलब इसका जो मोलर मास होगा उसका 10% इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का मास होगा, जितना मोलर मास है उसका 10% क्या है इसमें, हाइड्रोजन का मास। और हमने बोला H2O के मोल आ गए 1/20, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि H2O के जो मोल है यहाँ पे 2 यूनिट है ना, और इधर क्या होगा, इस तरीके से होगा कोई यूनिट यहाँ पे, है ना। अब जैसे मान लो ये है C2H4 है, अगर ये H2O बनाएगा तो कितने H2O बनाएगा, 2 H2O बनाएगा। अगर मान लो C2H2 है तो ये कितने H2O बनाएगा, 1, यानी कि अगर इसका 1 मोल है तो ये इसके कितने मोल होंगे वाटर के, 1 ही होंगे, है ना। इसका 1 मोल है तो इसके भी कितने मोल होंगे, 1 मोल ही होंगे, सेम टू सेम होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अगर इसमें देखें, केवल हाइड्रोजन का देखो, तो हाइड्रोजन एटम के जो मोल आएंगे वो इस H2O के मोल के हाफ होंगे, यानी 1/20 का क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये हाइड्रोजन एटम के मोल आ गए, अगर मोल आ गए तो मास निकाल सकते हो हाइड्रोजन का, गिवन मास कितना आएगा, गिवन मास आ जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल थे आपके कितने, 1/40, ग्राम एटॉमिक मास हो गया 1, तो यानी कि इसका मास कितना आ गया, 1/40 ग्राम। अब हाइड्रोजन का मास हमने निकाल लिया 1/40, और मोलर मास का 10% है ये, तो मोलर मास निकल जाएगा यहां से, बोलो मोलर मास क्या आ जाएगा, क्या निकलेगा बोलो, है 0.2, 0.25। हाँ, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई क्या, नहीं सही तो है, सही है, कैलकुलेशन तो सही है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, एक और कर लो, एक कर लो।
ये मेंस का है बेटा, एडवांस का नहीं है। चलो, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो सब लोग। मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन बोलेगा? मोलैरिटी, मोलैरिटी बोलो जल्दी से फॉर्मूला। याद नहीं हुआ अभी तक? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलैलिटी क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये दोनों याद रखो। क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x ग्राम एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस CuSO4 के x ग्राम है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग मोलैरिटी की इन 500 ml solution at 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, एनहाइड्रस CuSO4 है। इसकी मोलैरिटी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 m। इतनी मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की। x ग्राम आपने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है 500 ml सोल्यूशन में, मोलैरिटी क्या हो गई? 2 × 10⁻⁻1 m। मोलैलिटी निकालनी है आपको, सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। चलिए, एक फॉर्मूला भी सिखाया था, उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं सीधे सीधे। मोलैरिटी दी हुई है, क्या निकालना है? मोलैलिटी। चलिए फटाफट कर लीजिए, करके तब जाएंगे। हाँ, वॉल्यूम तो अमेंडमेंट। वैष्णवी कर रही हो? क्या कर रही हो? कर रहे हो? मोलैरिटी दे रखी है 0.2, 0.2 हो गई ना, और मोलैरिटी निकालनी। सिखाया है, ऐसा क्वेश्चन करवाया ना आपको?
सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, तो मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। डेंसिटी भी दे रखी है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, एक एनसीईआरटी का भी कराया था, 3 मोलर करके था, ऐसा सवाल कर चुके हैं आप। कॉपर का लेंगे 63.5 एटॉमिक मास, 63.5 आता है कॉपर का, मोलर मास निकालना पड़ेगा ना, CuSO4। कॉपर का 63.5 ले, कॉपर का लोगे 63.5, सल्फर का लोगे 32, ऑक्सीजन 4 है तो कितना ले लोगे 64, तो ये एडअप हो जाएगा पूरा कॉपर सल्फेट के लिए। कितना आ रहा है 159.5, 159.5 आ रहा है मोलर मास। हाँ मोलर मास आ रहा है 159.5, सही है ना। गिवन मास तो x ग्राम है, x ग्राम से कोई लेना देना नहीं है अपने को, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, x ग्राम से कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तभी मोलैलिटी आएगी। सॉल्वेंट तो पानी होगा, CuSO4 तो सोल्यूट है। करा जाए, क्वेश्चन किया जाए, चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको। सबसे पहले निकालो मास ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 500 ml अगर है और डेंसिटी कितनी थी 125 है ना, तो वैल्यू कितनी आ गई 625 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब निकालना चाह रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल लेते हैं। तो आपको देखो क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है 0 पॉइंट कितनी 0.2 दे रखी है मोलैरिटी, इसका मतलब 0.2 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, यही तो बोलोगे 0.2 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर
सॉल्यूशन, लेकिन अपना सॉल्यूशन 500 ml ही है। क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट क्या दिया इन्होंने कि सॉल्यूशन कितना है, 500 ml ही है, 1 लीटर नहीं है, आधा है। तो इसका मतलब अगर मोल कितने हो जाएंगे, 0.1 मोल डिसॉल्व इन 500 ml। अपने को तो 500 ml वाला लेना पड़ेगा ना, जितना सोल्यूशन है उतना ही तो लोगे। तो अब आ गए मोल, ये आ गया सोल्यूट के, क्या आ गए मोल्स, कितने आ गए 0.1। तो सोल्यूट का गिवन मास कैसे आ जाएगा, गिवन मास निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। मोल हो गए 0.1, मोलर मास कितना निकाला था अभी 59.5, तो ये कितना आ जाएगा 15.95 ग्राम आ जाएगा। ये सोल्यूट का मास आ गया, और सॉल्यूशन का मास पहले ही निकाल चुके थे 625, तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। हाँ तो सॉल्वेंट का इसीलिए तो निकाल रहे, सॉल्यूशन माइनस क्या करना है, यही तो आपको बार बार सिखा रहे हैं। सॉल्यूशन का मास निकालिए, फिर सोल्यूट का मास निकालिए, फिर सॉल्वेंट का मास निकालिए। 3 स्टेप में करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन को। सॉल्वेंट का निकालने के लिए 625 माइनस 15.95 कर देंगे, 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 610 आ जाएगा, 0.95 और माइनस करो तो 609.05 आ गया, यही आएगा ना। ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मोल्स पता है, मोल्स ये 0.2 नहीं लेंगे, 0.1 लेंगे, 500 वाले। अब मोल्स मालूम है तो मोलैलिटी निकल जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाई, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 100 हो जाएगा, 100/609 आ जाएगा, है ना। इससे आ जाएगी अपनी मोलैलिटी। क्लियर है बात। चलिए आज की क्लास होती है आपकी